कहानी की शुरुआत होती है कॉल सेंटर से, जहां हमारी कहानी की मुख्य किरदार जॉर्डन काम करती है। उसका काम है इमरजेंसी कॉल को रिसीव करना और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना। एक रात जॉर्डन को एक घबराई हुई लड़की लिया का कॉल आता है। लिया रोते हुए बताती है कि कोई अनजान आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके मॉम डैड बाहर मूवी देखने के लिए गए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तभी अचानक से कांच टूटने की आवाज आती है। अब वो आदमी घर के अंदर आ चुका था। जॉर्डन फौरन लिया को शांत करती है और सिस्टम से उसका पता ट्रेस करके पुलिस को सेंड कर देती है। फिर वो लिया से कहती है कि ऊपर वाले कमरे में जाकर के खुद को लॉक कर ले, लेकिन लिया कहती है कि ऊपर के रूम का दरवाजा बंद नहीं होता। तब जॉर्डन उसे सलाह देती है कि बेड के नीचे जाकर के छुप जाओ, लेकिन आवाज मत करना। लिया भी बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी वो आदमी कमरे के अंदर आता है और खिड़की से झांक कर के नीचे देखता है, जहाँ उसे जूते नजर आते हैं। उसे लगता है कि कोई नीचे से भाग गया है, इसलिए वो नीचे चला आता है। लिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक से फोन की घंटी जोर से बज उठती है। आवाज इतनी तेज थी कि उस आदमी ने सुन ली। वो पलटकर वापस ऊपर आ जाता है। इसके अगले ही सेकंड फोन के दूसरी तरफ से चीखें और धमाके सुनाई देते हैं। जॉर्डन कांपते हुए कहती है कि पुलिस रास्ते में है, प्लीज उसे छोड़ दो। वो आदमी सिर्फ इतना कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो फोन को कट कर देता है। जॉर्डन सदमे में अपनी कुर्सी से उठती है। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसकी बॉस उस पर गुस्सा करती है कि आखिर उसने कॉल दोबारा क्यों की, जिससे उस कातिल को लड़की के लोकेशन का पता चल गया। जॉर्डन कहती है कि वो तो बस मदद करना चाहती थी, लेकिन गलती से सब कुछ बिगड़ गया। अगली सुबह न्यूज में खबर आती है कि लिया का मर्डर हो गया। शव उसके घर के पीछे से बरामद किया गया। इस न्यूज को सुनकर के जॉर्डन टूट जाती है। 6 महीने बाद जॉर्डन को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो ट्रेनीज को सिखाती है कि कैसे कॉल संभालनी है और कैसे घबराए हुए लोगों को शांत करना है। फिर एक दिन वो अपने ट्रेनियों को असली कॉल हैंडल करने का मौका देती है। तभी अचानक से किसी नई लड़की का कॉल आता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे किसी ने अगवा कर लिया है। ये कॉल थी एक विदेशी लड़की कैसी की, जिसे किडनैपर ने अगवा करके कार की डिक्की में बंद कर दिया था। वो बार बार चिल्लाती है कि वो मुझे मार डालेगा। ट्रेनी लड़की उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि कैसी ने डिस्पोजल फोन से कॉल किया था, इसीलिए ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। वो कैसी से कहती है कि तुम्हें ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए प्लीज शांत रहो। नया ट्रेनिंग ऑपरेटर घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बोले तो क्या बोले। तभी जॉर्डन फौरन कॉल को अपने कंट्रोल में लेती है और कैसी से सारी डिटेल पूछती है। गाड़ी का कलर, आवाजें, रास्ता कैसा लग रहा है, ताकि पुलिस को लोकेशन का पता चल सके। जॉर्डन उसे कहती है कि डिक्की के अंदर की लाइट या किसी हिस्से को तोड़ने की कोशिश करो, ताकि बाहर वालों को कुछ सुनाई दे। जब कैसी डिक्की के अंदर एक लाइट को लात मारती है, तभी लाइट झपकती है और बाहर से गुजर ये कार वाले को शक हो जाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और नंबर प्लेट भी नोट कर लेता है। लेकिन जब सिस्टम से कार को ट्रेस किया जाता है, तब पता चलता है कि वह गाड़ी तो किसी बूढ़ी औरत के नाम पर है, यानी कि ये कार चोरी की है। इसी बीच वो गुंडा, जिसे हम मार्को कहेंगे, वह गुस्से में आकर के कार को मोड़ देता है और दूसरी सड़क पकड़ लेता है। जॉर्डन अब कैसी से पूछती है कि क्या तुम्हें आसपास कोई चीज नजर आ रही है, कोई साइन बोर्ड, बिल्डिंग, कुछ भी। कैसी बताती है कि बाहर कुछ खास नहीं दिख रहा। फिर जॉर्डन पूछती है कि डिक्की में क्या क्या सामान रखा हुआ है। तब कैसी बताती है कि एक बाल्टी पेंट, एक ब्रश, कुछ औजार और एक बोतल ब्लीच। ये सुनकर के जॉर्डन चौंक जाती है। जब कैसी बताती है कि उसे एक फावड़ा भी दिखा है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है और जॉर्डन से कहती है कि शायद वो मुझे जिंदा गाड़ देगा। जॉर्डन फौरन उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ। जॉर्डन कहती है कि पेंट की बाल्टी को पलट दो, ताकि सड़क पर निशान बने और पुलिस को ट्रेस करने में आसानी हो जाए। उसी वक्त पास वाली कार में बैठा एलन नाम का लड़का नोटिस करता है कि कार के पीछे से कुछ टपक रहा है। वो मार्को को इशारा करता है कि भाई पीछे से कुछ लीक हो रहा है। मार्को जैसे ही नीचे उतरता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि डिक्की वाली लड़की जाग चुकी है। वह गुस्से में कार रोकता है, डिक्की खोलता है और पेंट देख कर के आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वह साइड सीट से इंजेक्शन वाली बोतल निकालता है, शायद उसे फिर से बेहोश करने के लिए। तभी एलन उसके पीछे से आता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मार्को हल्की सी मुस्कान देकर के कहता है कि नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, धन्यवाद। लेकिन एलन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर के रियर मिरर से मार्को को देखने लगता है, जो अब डिक्की के अंदर कुछ कर रहा था। एलन अपना फोन उठाता है और फौरन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी मार्को आ जाता है फावड़ा लेकर और वार कर देता है एलन पर। फोन टूट जाता है और एलन वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ता है।
थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है जहां कॉल ट्रेस हुई थी, लेकिन वहां पर सिर्फ एक खड़ी कार होती है, इंसान कोई नहीं। इस बार मार्को फिर से कार बदल चुका होता है, एक काली गाड़ी। कैसी कांपती हुई जॉर्डन को बताती है कि अब उसके साथ एक और आदमी भी है जो पीछे की डिक्की में बेहोश पड़ा है। तभी पीछे से एलन की हल्की सी कराह सुनाई देती है, जिससे मार्को समझ जाता है कि वह अभी भी जिंदा है और वह फिर से स्क्रू ड्राइवर लेकर के नीचे उतरता है और वार कर देता है एलन पर, फिर उसे वहीं पर गिरा छोड़ दिया। ये वार न सिर्फ एलन के लिए बल्कि कैसी के लिए भी एक वार्निंग थी। कैसी बुरी तरह से डर चुकी थी और टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। घबराई हुई कैसी ने जॉर्डन से कहा कि प्लीज कॉल रिकॉर्ड ऑन कर दो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे रिश्तेदारों को मेरी रिकॉर्डिंग सुना देना, जैसे कि अपनी कुछ आखिरी बातें रिकॉर्ड करवा रही हो। जॉर्डन ने देखा कि कैसी नाउम्मीद हो चुकी है, इसलिए उसने उसे शांत रहने के लिए और संयम बरतने के लिए कहा। जॉर्डन ने कैसी से मार्को का बटुआ निकालने के लिए कहा और बटुए में मिले नाम से गाड़ी की प्लेट खोजने की कोशिश की। पता चला कि उस गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर नहीं लगा था, इसलिए सीधे ट्रेस कर पाना मुश्किल था। मार्को गाड़ी लेकर के एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है। कैसी के फोन की बैटरी भी लगभग खत्म हो रही थी, लेकिन अचानक उसने एक प्लान बनाया। मार्को जब पेट्रोल भरवा रहा था, कैसी मौके का फायदा उठाकर के डिक्की से निकली और गाड़ी की पिछली सीट पर आ गई। फिर जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। पेट्रोल पंप पर खड़ा एक शख्स पहले तो कुछ नहीं समझा, लेकिन जब कैसी जोर से चिल्लाई तो उसने हिम्मत करके मदद करने की कोशिश की और मार्को को पीछे हटाने के लिए चाकू निकाल लिया। इससे मार्को का दिमाग खराब हो गया। उसने पेट्रोल पंप की नोजल उठा करके उस आदमी पर पेट्रोल डाल दिया, फिर लाइटर निकाल करके आग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और उस आदमी का काम तमाम हो गया। कैसी की एक और उम्मीद टूट गई, उसे बेहोश कर दिया गया। इस जगह पर मिली कुछ चीजों से पुलिस ने मार्को के फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए और इसी आधार पर उसकी पहचान तक पहुंच गई। पुलिस ने मार्को के घर पर रेड कर दी। जब उसकी पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अस्पताल गया हुआ है। पुलिस को मार्को के ऑफिस से कुछ तस्वीरें और एक लेटर मिला। वो तस्वीर थी एक सुनहरे बालों वाली लड़की की, जिसका चेहरा बिल्कुल कैसी से मिलता जुलता था। लेटर में लिखा था कि बहन, तुम कभी मुझसे दूर नहीं गई, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं। ये सब देखकर के साफ था कि मार्को और उस लड़की का कुछ पुराना रिश्ता था, शायद कोई अंधेरा पारिवारिक बंधन या पुरानी ट्रेजिक कहानी। इसी बीच मार्को एक पुरानी गाड़ी लेकर एक छोटे से घर के बाहर रुकता है। उसने कैसी को डिक्की से बाहर निकाला और पाया कि उसका फोन अभी भी कॉल पर जुड़ा हुआ है। जॉर्डन ने फोन सुनते हुए चेतावनी दी कि पुलिस तुम्हें पहचान चुकी है, वो तुम्हारे घर आ चुकी है, इसलिए चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत ही भयावह होगा। मार्को ने तंज कसते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही फोन कट हो गया। इस घड़ी में जॉर्डन ने हिम्मत करके कहा कि पहले की आधी साल पुरानी अगवा कांड और दूसरा ये केस दोनों ही एक ही शख्स से जुड़ा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन फौरन उसने पुलिस को दे दी ताकि ऑफिसर इस कड़ी को समझ करके सावधानी बरते। रात गहराने पर पुलिस उस छोटे से घर पर पहुंची, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। जगह एकदम सुनसान और वीरान थी। जॉर्डन को लगा कि उसकी इतनी कोशिश के बावजूद कुछ न कुछ छूट गया है। उसकी बॉस ने उसे शांत करते हुए कहा कि अब घर जाओ और थोड़ा आराम करो, जो कुछ बाकी है उसे पुलिस संभाल लेगी। कैमरा फिर से कट करता है और अगला सीन मार्को के चौंकाने वाले सच की तरफ जा रहा है। वो कैसी को कुर्सी से बांध देता है और उसके बालों को छूते हुए एक पागल सी मुस्कान देता है, जैसे कि उसे बालों से कोई जुनून हो। कैसी जोर जोर से चिल्लाती है। तभी वो मौका देख करके अपने बैग से सेल्फ डिफेंस स्प्रे निकालती है। वो सीधा मारती है मार्को की आंखों में। मार्को दर्द से तड़प उठता है। कैसी भाग करके बाहर की तरफ दौड़ती है। वो एक कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरे में कुछ ऐसा था जिसने उसे सन्न कर दिया था। तभी पीछे से दरवाजा तोड़ करके मार्को अंदर आता है और उसे खींच करके वापस ले जाता है। उधर जॉर्डन कैसी के गायब होने की रिकॉर्डिंग बार बार सुन रही थी। रिकॉर्डिंग की लोकेशन देखकर वो उसी पुराने मकान तक पहुंचती है जहां पर पुलिस पहले छानबीन कर चुकी थी। जब वो अंदर जाती है तो उसे मार्को की छोटी बहन की बहुत सारी तस्वीरें मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे। शायद यही वजह थी कि मार्को पर बालों को लेकर के पागलपन सवार हो गया था। जॉर्डन जब बाहर निकलती है तो उसे जमीन से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, ठक 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 ठक। जब वो नीचे झुक कर के देखती है तो एक मोबाइल का टुकड़ा और साथ ही एक दरवाजा नजर आता है। जब वो कॉल करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, इसलिए पुलिस को कॉल करने की बजाय वो खुद ही नीचे उतर कर के तलाश करना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे कमरे के पास पहुँचती है और अलमारी के पीछे छिप कर के देखती है। मार्को एक औरत की खाल जैसी चीज को सूंघ रहा था और सहला रहा था। ये देख कर के जॉर्डन के होश उड़ जाते हैं। अब साफ था कि मार्को अपनी मरी हुई बहन को भूल नहीं
पाया था, इसलिए वो हर उस लड़की को मारता था जिसके बाल उसकी बहन के जैसे सुनहरी होते थे। तभी मार्को को बालों में नीला दाग नजर आता है। गुस्से में आकर के वो बालों का टुकड़ा फेंक देता है। तभी अचानक से उसकी नजर जॉर्डन पर पड़ने ही वाली होती है, लेकिन अंधेरे और तंग जगह की वजह से वो उसे देख नहीं पाता। दूसरी ओर केसी बंधी हुई थी और मार्को बगैर किसी एनेस्थीसिया के उसकी खोपड़ी को खोलने वाला था, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही जॉर्डन पीछे से आती और हमला कर देती है उस पर। लेकिन वो एक गलती कर देती है, दुश्मन को खत्म करने की बजाय वो केसी को खोलने की कोशिश करती है। तभी मार्को अचानक से उठ खड़ा होता है और जॉर्डन को पकड़ करके जमीन पर पटक देता है। वो उसे घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाता है और उसके बाल पकड़ करके उसे वॉश बेसिन में डुबाने की कोशिश करता है। हाथ पांव मारती जॉर्डन की सांसें थमने ही वाली थी। तभी हिम्मत दिखाते हुए केसी पीछे से आती है और चाकू से वार कर देती है, लेकिन ये वार इतना गहरा नहीं था जितनी उम्मीद थी। मार्को अब केसी पर झपट पड़ता है। जॉर्डन और केसी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती हैं। मार्को भी यमराज बनकर के उनका पीछा कर रहा था और जैसे ही जॉर्डन नीचे गिरती है मार्को उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन जॉर्डन किसी तरह से अपने आप को छुड़ा करके ऊपर की तरफ भागती है। तभी केसी मौका देख करके मार्को को पीछे से पकड़ करके धक्का दे देती है। उसका सिर एक दीवार से जाकर के टकराता है, जिससे वो बेहोश होकर के गिर जाता है। कुछ देर बाद जब मार्को को होश आता है तो सब कुछ पलट चुका था। अब वो खुद उसी कुर्सी से बंधा हुआ था जिस पर वो अपने शिकारों को बांधा करता था। सामने खड़ी केसी हल्की सी मुस्कान देते हुए कहती है, अब वक्त है तुझे वही सब कुछ महसूस कराने का जो तूने औरों के साथ किया था। तेरी कहानी यहीं पर खत्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी। वो उसे ऐसे ही अधमरा हालत में बंधा हुआ छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द कॉल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।